जिस तरह से वो दूसरों के साथ व्यवहार करता था वो निश्चित रूप से अनबिलीवेबल था। बीच बीच में समीरा राजवंश अमित को बारीकी से ऑब्जर्व कर रही थी, ये जानने की कोशिश में कि वो कहीं शालिनी तो नहीं है। एक छोटी सी भी डिटेल को वो मिस नहीं कर सकती थी। जब उन दोनों की रिहर्सल खत्म हुई, अनामिका समीरा को अपने साथ वापस लेकर गई। हालांकि समीरा को यही लगा था कि अमित के हाव भाव और बिहेवियर पूरी तरह से मर्द के थे। इसके बावजूद उसे एक बात को वो अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही थी कि उसका चेहरा शालिनी से कितना मिलता जुलता था, और यही उसकी बेचैनी का कारण था। अनामिका और समीरा को कमरे से विदा देने के बाद दरवाजा बंद होते ही अमित शर्मा के चेहरे के भाव कठोर हो चले। कबीर आहूजा की गृहिणी 2 दिन पहले शहर आई हुई थी। इसी वजह से आहूजा निवास में आज काफी शांति छाई हुई थी। शूटिंग से लौटकर शालिनी कमरे से लगी बालकनी में जाकर बैठ गई, अपने ख्यालों में गंभीरता से खोई हुई। अपने सामने टेबल रखे चेस बोर्ड पर बिछी बिसात को देखे जा रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो समीरा राजवंश उसे जानती थी। हालांकि समीरा ने काफी सावधानी बरतते हुए अमित को ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसकी ये हरकत अमित की आंखों से बच नहीं पाई थी। अगर कोई इंसान किसी को जानता है, पसंद करता है या फिर सामने वाले को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तो उसके इरादों के बारे में उसकी आंखें सब कुछ साफ साफ बयां कर देती है, फिर भले ही मुंह से वो कुछ भी ना बोले। अब वो जानती थी कि 2 लोग हैं जो या तो उसकी असलियत जानते हैं या फिर उन्हें उसकी पहचान को लेकर शक कर रहे हैं। पहली थी संजना अरोड़ा। हालांकि संजना की आंखें उसके इरादे साफ बयां करती थी। जब संजना ने अमित से पूछा था कि वो वाकई में लड़का है या लड़की, संजना की आंखों में जो सवाल था वो ये था, मैं तुम्हें जानती हूँ, क्या तुम मुझे जानते हो? जहाँ तक समीरा राजवंश की बात थी, उसकी आंखों से उसके इरादों का साफ पता चल जाना मुश्किल था। हालांकि उसकी आंखों में सवाल तो थे, लेकिन इसी के साथ उसकी आंखें अमित से कह रही थी, मैं जानती हूँ कि तुम कौन हो, लेकिन मैं तुम्हें ये पता नहीं चलने दे सकती। आखिर उन दोनों लड़कियों से शालिनी का क्या रिलेशन था, वो समझ नहीं पा रही थी। जब वो अपने ख्यालों में खोई हुई थी, एक परछाई उसे अपनी ओर करीब आती हुई दिखाई दी। उसने अपना सर उठाकर देखा। उसके सामने खड़ा एक लंबा चौड़ा शख्स उसे देख रहा था। उसके चेहरे पर शांत लेकिन कठोर भाव थे। मिस्टर आहूजा, आप? आज उसने अपना चश्मा नहीं लगाया हुआ था, जिससे उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, जो ऐसा आभास दे रही थी जैसे कि कोई राजा अपनी प्रजा को क्रूरता से देख रहा हो, जिसे देखकर उनकी रूह तक कांप जाए। उसके बर्ताव से फैलने वाली शैतानी ऊर्जा से बचने का कोई तरीका नहीं था। कबीर आहूजा, घर पर वो इस वक्त? अमित शर्मा के गले से एक मरी हुई सी आवाज निकली। मिस्टर आहूजा, आप? उसकी नजर अमित से हटकर टेबल पर बिछी बिसात पर पड़ी। 2 कदम आगे बढ़ते हुए वो अमित शर्मा के बगल में जाकर खड़ा हो गया और झुककर शतरंज की बिसात को देखने लगा। उसने बोर्ड पर पड़े एक प्यादे को आगे बढ़ाया और इसी के साथ उलझी हुई बिसात सुलझ गई। तुम्हें इतनी आसान चाल के लिए इतनी देर तक सोचना पड़ा? उसने अपना सर को थोड़ा टेढ़ा करके अमित की ओर देखते हुए कहा। उसकी भारी और शानदार आवाज अमित के कानों में किसी धमाके की तरह पड़ रही थी। अगले ही पल उसकी स्थिति में उसके होंठ अमित के गालों से टकरा रहे थे। कहना ठीक ना होगा, वो बल्कि उन्हें छूते हुए निकल गए। अमित की नाजुक स्किन काफी नर्म और स्मूथ थी। जैसे उसके होंठ और अमित की स्किन के बीच स्पर्श हुआ, अमित के शरीर में सिहरन सी दौड़ गई, मानो जैसे उसे कोई इलेक्ट्रिक शॉक लगा हो और कुछ देर के लिए उसका सारा शरीर सुन्न हो गया हो। अमित हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका गालों पर किसी ने जलता अंगारा रख दिया हो, जिसकी गरमाइश उसके कानों तक जा रही थी। उसने पलटकर कबीर आहूजा की ओर देखा। कबीर भी मुड़कर उसे देखने लगा। एक पल के लिए उन दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर उस वक्त कोई भाव नहीं था और अगले ही पल उनकी नजरें दूसरी दिशा में देख रही थी और वो दोनों एक दूसरे से कुछ दूर हट गए थे। कबीर आहूजा अपनी जगह पर सीधा था, जैसा कि कुछ हुआ ही ना हो, और अमित के बगल में बैठ गया। हालांकि उसके चेहरे पर शांत भाव थे, लेकिन उसके दिल में हलचल मची हुई थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा था। शालिनी की आंखों में आंखें डालकर वो बोला, एक बाजी हो जाए? कबीर के उस एक स्पर्श ने शालिनी शर्मा के शरीर में कंपकपी दौड़ा दी थी। वो घबराई हुई थी। उसका दिल अभी तक तेजी से धड़क रहा था। उसे नहीं पता था कि कबीर ने वो जानबूझकर किया था या नहीं।
उसने अभी हाल फिलहाल में काफी नॉवेल्स और किताबें पढ़ी थी और नेट पर सर्फ करना भी सीख लिया था। वहीं से उसने एक पॉपुलर इंटरनेट फ्रेज सीख लिया था, पिकअप। अगर वो गलत नहीं थी तो ये उस पर पिकअप ट्राई करने की कोशिश कर रहा था। भले ही अफवाहें इस ओर इशारा करती थी कि कबीर आहूजा बिन पैंदी का लोटा था। अमित के लिए उसके साथ इतना समय बिताने के बाद उन अफवाहों को यकीन करना मुश्किल था, लेकिन उसकी सोच इतनी जल्दी गलत साबित हो जाएगी उसने सोचा नहीं था। इस बारे में सोचकर कि दुनिया भर की लड़कियों को छोड़कर वो अमित शर्मा के रूप में एक मर्द के साथ फ्लर्ट कर रहा है, शालिनी के पसीने छूटने लगे थे। कहीं ऐसा इसलिए तो नहीं हो रहा कि वो इस बात के प्रति बेफिक्र हो चुका है कि वो आहूजा फैमिली की सदस्य नहीं है, और कहीं उसे शक हो कि वो एक लड़की है, इसीलिए वो उस पर चांस मारने की कोशिश कर रहा था। उस समय उसने तो केवल यही सोचा था कि वो उसकी शतरंज की उलझी हुई चाल को सुलझाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो तो सिर्फ सहज होकर बालकनी में बस बैठी हुई थी और उसका ध्यान तो चेस बोर्ड पर था भी नहीं। उस वक्त उसकी चेस खेलने की कोई इच्छा नहीं थी। फिर भी ऐसा लग रहा था कि कबीर चेस खेलने के लिए काफी उत्सुक था और हर हाल में एक बाजी खेलना चाहता था। इसीलिए वो जानती थी कि उसका पीछा इतनी आसानी से नहीं छूटने वाला है। अमित ने अपना सर उठाकर सामने कबीर की ओर देखा। कबीर ने शतरंज खेलने के लिए काले मोहरे चूज किए थे। वो अमित की ओर सहज ही देख रहा था। अपना सर झुकाते हुए अमित ने सफेद मोहरों को उठा लिया, चेस बोर्ड पर रखा। कबीर को हराना काफी मुश्किल था, पर जबकि उसके बारे में ये अफवाह भी थी कि वो आशिक मिजाज आदमी है, संभव था कि उसमें निशाचरों वाले गुण हों, यानी कि वो मुख्यतः रात का पंछी था। फिर भी उसकी डेली रूटीन और आदतों को ध्यान में रखा जाए तो वास्तव में ये बात उसके ऊपर बिल्कुल भी फिट नहीं हो रही थी। सुबह जल्दी बाहर चले जाना और शाम को लौट के आना, यहाँ तक कि वो पब भी नहीं जाता था। अगर उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो वो घर लौट कर आ जाता था। जहाँ पर है या तो घर से काम करता था या फिर अपने गार्ड्स और असिस्टेंट को कॉल करके अपने साथ चेस खेलने के लिए बुला लेता था। और अब तो वो अमित को भी अपने साथ खेलने के लिए कहने लगा था। ये चेस का माहिर खिलाड़ी था और शालिनी इस खेल में नौसिखिया ही थी। उसका और कबीर का कोई मेल नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसके साथ खेलने के लिए उस पर जोर दे रहा था। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, वो उसे जल्दी नहीं हराता था और काफी समय लेकर उसके साथ लंबी बाजी खेलता था। जब वो अमित शर्मा के साथ खेलता था तब कबीर को हमेशा उसकी एकाग्रता का 30% ही चाहिए होता था। कबीर ने अपने मोहरों को बोर्ड पर जमाते हुए उससे सहज ही सवाल पूछ लिया, फिल्म की शूटिंग कैसी चल रही है? काफी अच्छी। अमित ने अपना सर उठाकर उसकी ओर देखा। वो आदमी देखने में काफी हैंडसम था, बस अगर उसकी रेपुटेशन थोड़ी और बेहतर होती तो वो बिल्कुल उसी तरह का आदमी था जिसके आगे पीछे लड़कियां दिन रात लट्टू बनी फिरती थी। लेकिन ये बात भी काफी अजीब थी कि उसके बारे में ये सोच आखिर बनाई किसने थी। शतरंज खेलते हुए एक मोहरा जमीन पर गिर गया था, जिसे उठाने के लिए अमित शर्मा उर्फ शालिनी नीचे झुकी। अपना सर झुकाते हुए कबीर की नजरें अमित की रेशमी और गोरी कॉलर बोन के हिस्से पर पड़ी और अगले ही पल उसके दिल में फिर से हलचल होने लगी। अब तुम्हारी बारी। शालिनी ने जब देखा कि कबीर काफी देर तक एक ही हालत में बैठा हुआ है तो उसने कबीर को याद दिलाया। कबीर ने अपनी नजरें शालिनी शर्मा की ओर घुमाई और फिर अपने माथे को दोनों उंगलियों से सहलाते हुए उसने चेस बोर्ड की ओर देखा। तुम्हारा सरनेम आहूजा नहीं है, फिर तुम आहूजा परिवार के साथ कैसे आ गए? अब जबकि तुम पहले इस प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हो, तुम्हें हर एक चीज अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। कबीर ने पूरी बेबाकी के साथ अमित से कहा। शालिनी कुछ पल के लिए चुपचाप रही। उसे ऐसा क्यों लग रहा था कि कबीर उसे खुद से दूर करना चाहता था? वो उसकी तरह के एक न्यू कमर एक्टर को प्रोजेक्ट की देखभाल करने के लिए क्यों कह रहा था? अपनी अगली चाल चलकर वो वापस अपनी जगह पर आराम से बैठ गई। अचानक उसे ऐसे लगा जैसे कहीं कुछ गड़बड़ है। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दोनों पैरों के बीच का हिस्सा कुछ गर्म होता जा रहा था और उसके पेट में अचानक ही मरोड़े उठने लगी थी। एक पल के लिए उसका सर चकराया और उसे तुरंत समझ में आ गया था आखिर क्या गड़बड़ हो रही थी। उसके पीरियड स्टार्ट हो गए थे। पॉसिबिलिटी इस वजह से थी कि होश में आने के बाद वो काफी कमजोर हो गई थी। अभी तक उसके पीरियड्स नहीं आए थे, लेकिन ऐसा उस अदरक के काढ़े को पीने की वजह से हो सकता था जो वो अपने शरीर को ठंड से बचाने के लिए पीती आ रही थी, जिससे कि उसका शरीर अपने पुरानी कंडीशन में आता जा रहा था और उसके पीरियड्स नॉर्मल होने लगे थे। अब वो क्या करने वाली थी?
वो बस यूं ही वहां बैठी नहीं रह सकती थी, नहीं तो वो कुर्सी जिस पर वो बैठी थी वो खराब हो जाती और कबीर इस गड़बड़ को नोटिस कर लेता। कबीर आहूजा की ओर देखते हुए उसके शरीर में कंपकपी सी छूट गई थी। दिल तेजी से धड़कने लगा था। उस हालात से बचने के लिए वो क्या करे, उसे समझ नहीं आ रहा था। उसकी आंखों में शर्मिंदगी के एक्सप्रेशन उभरने लगे थे और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगी थी। जब कबीर ने उसे देखा तो वो समझ नहीं पाया कि केवल चेस खेलने की वजह से अमित शर्माने क्यों लगा है। ये बात उसके मन में आते ही वो उसके बारे में वैसी ही बातें सोचने लगा जैसे कुछ देर पहले शालिनी उसके बारे में सोच रही थी। ऐसा सोचकर वो याद करने लगा कि कहीं उससे कुछ ऐसा तो नहीं हो गया जो अमित इस तरह से बिहेव करने पर मजबूर हो गया हो। अचानक ही अमित शर्मा खड़ा हो गया और बोला, मुझे याद आया कि मुझे एक जरूरी काम खत्म करना है, क्यों ना हम ये बाजी कल खेलें, यहीं से आगे। इसी के साथ वो तेज कदमों के साथ अपने कमरे की ओर बढ़ चली, बिना सोचे या समझे कि उसकी इस हरकत पर कबीर किस तरह से रिएक्ट करेगा। लेकिन कबीर जैसे एक्सप्रेशनलेस अपनी जगह पर बैठा, अमित को वहां से जाते हुए देखने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। हालांकि वो अकेला ही था जो जानता था कि उसके दिल में कुछ अजीब सा ही चल रहा था। उस रात कबीर ने एक सपना देखा। उसने देखा कि वो अमित शर्मा के कमरे के बाहर से गुजर रहा था, तो अचानक ही उसके कमरे के हल्के से दरवाजा खुलने की ओट से उसने देखा जहां अमित शर्मा शूटिंग पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। पॉसिबली वो अभी बाथरूम से नहाकर निकला ही था। कबीर ओट से बहुत ज्यादा तो देख नहीं पाया, लेकिन उसकी जितनी भी नजर अमित की पीठ पर पड़ी, उसने पाया कि उसका शरीर दूध की तरह सफेद था और कमरे की हल्की सी रोशनी में भी चांद की तरह चमक रहा था। दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर अमित ने शर्म के मारे तौलिया उठाकर अपने शरीर पर डाल लिया था। अगले ही पल अमित के चेहरे पर शैतानी मुस्कान खेलने लगी थी। उसने कबीर से प्यारी आवाज में पूछा, दरवाजे पर क्यों खड़े हो, अंदर नहीं आना? जैसे ही कबीर दरवाजे के अंदर दाखिल होता है, उसका पैर कमरे के कारपेट में फंसा और वो लड़खड़ाते हुए गिरने लगा। गिरने से बचने के लिए अनजाने में उसके हाथ ने अमित के तौलिए को थाम लिया। एज ए रिजल्ट झटके से अमित का तौलिया खींचकर कबीर के हाथ में आ गया था। कबीर फर्श पर मुंह के बल गिर पड़ा। अगले ही पल जब कबीर ने अपना सिर उठाकर देखा तो उसे आंखों के सामने दो फीमेल लेग्स दिखाई दिए, जिन्हें निहारते हुए कबीर की आंखें ऊपर की ओर उठने लगी। अगले ही पल जो कबीर ने देखा, उसे देखकर उसकी आंखें हैरानी से फैलती चली गई। उसने पाया कि अमित का शरीर किसी मर्द का नहीं था, बल्कि एक जवान लड़की का शरीर है, जिसे अपने हाथों से ढकते हुए अमित ने कबीर को सेडक्टिव स्माइल देते हुए कबीर से पूछा, इतने हैरान क्यों हो? यही तो तुम चाहते थे, सच है ना? कबीर ने खड़े होते हुए अमित को अपनी ओर खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अगले ही पल जैसे वो उस फीमेल अमित को किस करने को आगे बढ़ रहा था कि मोबाइल की एक जानी पहचानी रिंगटोन ने उसका ध्यान अपनी ओर खींचा और इसी के साथ ही कबीर आहूजा की आंखें खुल गई। उसे अपनी आंखों के सामने छत की सीलिंग दिखाई दे रही थी। अपने सपने को याद करते हुए उसके चेहरे पर हैरानी और घबराहट दोनों एक साथ दिखाई दे रही थी। कबीर ने कभी सोचा नहीं था कि उसे इस तरह का सपना आ सकता है। इस तरह के सपने शायद टीनेजर्स को आते होंगे। 11 से 18 साल के युवाओं को इस तरह के सपने आना आम बात थी। कहते कि इशारा होता है टीन एज से अडल्ट एज तक पहुंचने का। लेकिन समस्या ये थी कि ना तो कबीर कोई टीनेजर था और ना ही शालिनी शर्मा उर्फ अमित शर्मा उसकी नजरों में कोई लड़की थी। कोई और लड़की होती तब भी समझ में आती, लेकिन अमित शर्मा को लेकर उसे ऐसा सपना क्यों आया? और सपने में उसे अमित एक लड़की के रूप में दिखाई दे रहा था। ये सारी बातें सोचकर उसका दिमाग और भी उलझता जा रहा था। अपने बेड से उतरते हुए कबीर ने अपने बालों को संवारा। इसी के साथ ही उसके दिमाग में एक ख्याल आया। उसे याद आया कि कल किस तरह से उसके होठ अमित के गालों को छूते हुए निकल गए थे। किस तरह से उसने नजर चुराकर अमित की कॉलर बोन की ओर देखा था। कहीं इसी वजह से तो कबीर को वैसा सपना नहीं आया? बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आखिरकार वो एक मर्द था, उसकी अपनी अभी तक कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी। इसी वजह से उसकी दादी को शक होता था कि उसे लड़कियों में इंटरेस्ट था ही नहीं। हालांकि उसकी जिंदगी में वो घटना घटी थी जिसकी वजह से वो औरतों से नफरत करने लगा था। लेकिन इतना तो तय था कि उसका इंटरेस्ट पुरुषों में तो बिल्कुल भी नहीं था।
उसे ऐसा लग रहा था कि कुछ ज्यादा ही थका हुआ था वो, और उसे मेंटल पीस की जरूरत थी। कबीर उठकर बाथरूम में नहाने के लिए चला गया, जिसके बाद वो नीचे पहुंचा। उसने देखा कि अमित ने पहले ही ब्रेकफास्ट बना लिया था, जो कि बड़े से डाइनिंग हॉल की टेबल पर खाने के लिए परोसा जा चुका था। ब्रेकफास्ट में तमाम डिशेस बनाई गई थी, ऑमलेट, सैंडविच, दूध, उबले अंडे, प्याज के पराठे और भी बहुत कुछ। जब कबीर ने अमित शर्मा की ओर देखा तो उसे रात का अपना सपना याद आ गया। उसे तुरंत ही बेचैनी सी महसूस होने लगी, लेकिन इधर अमित शर्मा यानी शालिनी उसकी ओर देखकर मुस्कुराने लगी थी। गुड मॉर्निंग मिस्टर आहूजा। अमित अपनी जगह खड़ा हुआ था। उसने आहूजा के लिए सैंडविच बनाकर और दूध का एक गिलास उसकी प्लेट में रख दिया और उसकी ओर सरका दिया। एक आइडल वाइफ अपने पति के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी। तुरंत ही वे शब्द कबीर के दिमाग में आ गए। हालांकि उसका चेहरा वैसे ही एक्सप्रेशनलेस था, उसकी आंखों के एक्सप्रेशन भी उसकी भारी भरकम चश्मे के पीछे ही छिपे हुए थे। उसने असहजता से अमित को जवाब दिया, थैंक यू, इसकी कोई जरूरत नहीं है। शालिनी अपनी जगह पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने लगी। आज शालिनी ने गहरे पीले रंग का शर्ट पहना हुआ था, जिसके बटन गले तक लगे हुए थे, और उसके ऊपर से उसने एक वेस्ट पहनी हुई थी, जो कि उसके शरीर को डिफरेंट लुक दे रही थी। लेकिन उसका वो लुक लड़कियों के लिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था, ना कि कबीर के लिए। कबीर फिर से ये सोचकर बेचैन होने लगा कि आखिर उसे बीती रात वो सपना क्यों आया था। इस बात से अनजान कि कबीर के दिमाग में किस तरह की उथल पुथल मची हुई थी। अमित ने ब्रेकफास्ट करना जारी रखा। कुछ ही देर बाद कबीर ने अपना ब्रेकफास्ट खत्म कर लिया, लेकिन उसने देखा कि अमित अभी भी ब्रेकफास्ट कर ही रहा है। अजीब था। अमित काफी नाजुक और दुबला पतला लगता था, किसी लड़की की तरह। आखिर वो इतना कैसे खा लेता है, कबीर ने सोचा। और ऐसा लगता था कि अमित हमेशा से अपना खाना सबसे आखिर में खत्म करता था। न सिर्फ इतना, बल्कि वो बचा हुआ खाना भी चट कर जाता था। अगर वो लोग बाहर जाकर खाना खाते तो उसे इस तरह के खाना खाते देख लोगों को शक हो जाता कि आहूजास के घर पर कोई खाना खाने को नहीं मिलता है क्या, और ये लोग उसे भूखा मारना चाहते हैं। कबीर यही सोचकर परेशान था। कबीर का ब्रेकफास्ट हो चुका था, लेकिन फिर भी वो टेबल से उठकर गया नहीं था। वो वहीं बैठकर आराम से अपनी कॉफी पी रहा था और अमित को बीच बीच में देखता जा रहा था। किसी को नहीं पता था कि उसके धीरे धीरे कॉफी पीने के पीछे क्या राज था। अमित के लड़की होने के ख्याल से उसके दिल में हलचल मची हुई थी। वो अमित के होठों को निहारे जा रहा था। कबीर को पता नहीं चला कि कब अपनी सोच में खोए हुए उसका हाथ हल्का सा लड़खड़ा सा गया और उसकी कॉफी लगभग उसके ऊपर गिर ही गई थी। कबीर वहां से उठकर जाने ही वाला था कि उसने देखा कि शालिनी, उसके चेहरे पर कुछ परेशानी के एक्सप्रेशन उभर आए थे। उसे ऐसा लगा कि अमित को कुछ परेशानी हो रही थी। कबीर ने रुककर उससे पूछा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? शालिनी एक पल के लिए ठिठकी, फिर वो खांसते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, शायद फ्लू हो गया है, बस थोड़े से चक्कर आ रहे हैं। कबीर ने उसे फिर से अच्छे से देखा। उसका चेहरा वाकई में पीला पड़ गया था। कबीर को लग रहा था कि अगर वो सिर्फ फ्लू ही था तब भी वो पूरी तरह से ठीक ठाक नहीं लग रही थी। अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल भेजने का इंतजाम करता हूँ, शालिनी ने सिर हिलाते हुए कहा। इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ, मैंने पहले ही दवाई ले ली थी और फिर मुझे कुछ देर में शूटिंग के लिए भी जाना है। कबीर ने उससे कहा, उसे जाने की जरूरत नहीं है, वो आज की शूटिंग कैंसिल करने के लिए कह देगा। फिल्म का प्रोड्यूसर होने के नाते वो इतना तो कर ही सकता है। लेकिन फिर शालिनी ने उसके ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। लेकिन मैंने पहले ही शूटिंग के लिए तैयार होने के लिए सबसे कह दिया था, और अगर अब मैं अचानक से शूटिंग से ब्रेक लेता हूँ तो सबका काफी नुकसान हो जाएगा। अमित की बात सुनकर कबीर के चेहरे के एक्सप्रेशन बदल गए। वो नाखुश नजर आ रहा था। वो इस बात से अपसेट था कि एक तो अमित उसकी बात को अनसुना कर रहा था, दूसरा ये कि उसकी बात को इग्नोर कर रहा था। उसे लेकर कबीर कितना परेशान हो गया था। ठीक है, तुम्हारी मर्जी। हालांकि उसने ये शांत एक्सप्रेशन से कहा था, लेकिन फिर भी ये जाहिर था कि वो किस कदर अमित से नाखुश था। वो उठा और कॉफी का कप टेबल पर पटकते हुए वहां से चला गया। शालिनी को समझ नहीं आ रहा था कि उसने ऐसा क्या गलत बोल दिया था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कबीर उससे नाराज हो गया था। पिछले कुछ दिनों से समीरा राजवंश के दिमाग में सिर्फ और सिर्फ अमित शर्मा का ही ख्याल छाया हुआ था। उसके लिए अमित शर्मा
एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसे सुलझा पाना बहुत मुश्किल होता जा रहा था। अमित शर्मा इतनी आसानी से लोगों की बातों में आने वाला इंसान नहीं था। वो खुद को ये समझा पाने में नाकाम हो रही थी कि जो कुछ भी वो अमित के बारे में सोच रही थी वो सिर्फ उसकी सोच पर ही थी। उसे अमित की फिर से जांच परख करनी होगी। लेकिन ये भी साफ था कि वो यूं ही उठकर अनामिका से कभी भी मिलने नहीं जा सकती थी। उसके सामने चल रहे टीवी पर एक एंटरटेनमेंट न्यूज चल रही थी, एक फैंटेसी थीम की मूवी जो कि पॉकेट मीडिया द्वारा प्रोड्यूस की जा रही थी। उसके लिए उसने अपनी फीमेल लीड चुन ली थी। एक दिन पहले इस बात की अनाउंसमेंट हुई थी कि वो सनाया सूरी होगी, जिसने पिछला गोल्डन रूकी अवार्ड जीता था। सनाया सूरी की तस्वीर टीवी पर देखते हुए समीरा राजवंश के चेहरे पर बनावटी मुस्कान आ गई थी। सोफे पर बैठे बैठे ही उसने अपना फोन उठाया, एक नंबर डायल किया। काफी लंबी रिंग जाने के बाद दूसरी ओर से कॉल रिसीव किया गया। दूसरी ओर से बेहद ही नाजुक आवाज सुनाई दी। मिस राजवंश, कैसी है मिस सनाया सूरी? काफी दिनों से आपसे बातचीत नहीं हुई। समीरा के हालचाल पूछने वाला सवाल शायद सनाया को पसंद नहीं आया था। वो एक दो पल के लिए चुप रही, फिर उसने पूछा, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हें मेरी जरूरत आन पड़ी मिस राजवंश? समीरा राजवंश मुस्कुराई। मैं सोच रही थी कि एंटरटेनमेंट की दुनिया की क्वीन होने के बावजूद भी तुम्हें इस दुनिया में घट रही बातों के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है। जैसे कि तुम्हारी कॉम्पिटिटर अनामिका एक लंबी टेलीविजन फिल्म सीरीज के लिए काम कर रही है। तुम्हें पता है उनके साथ काम करने वाला एक्टर किसकी तरह दिखता है? नहीं, सनाया को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। आखिरकार वो उस समय फिल्मों की नंबर 1 फीमेल एक्टर थी। आखिर उसे किसी मेल एक्टर की फिक्र क्यों होने लगी थी? हालांकि इस सवाल को पूछने के लिए उसे समीरा पर हंसी आ रही थी, लेकिन वो समीरा की खिल्ली ना उड़ाते हुए उससे बोली, मुझे माफ कीजिए मिस राजवंश, मुझे अपनी फिल्म के लिए निकलना है। मैं आपसे तब बात करूंगी जब मैं फ्री रहूंगी। इससे पहले कि वो कॉल कट करती, समीरा राजवंश ने शांत लहजे में कहा, शालिनी शर्मा। क्योंकि कॉल अभी तक चल रही थी, इसका मतलब सनाया ने कॉल कट नहीं किया था। ये देखते हुए समीरा समझ गई थी कि ये नाम सुनकर सनाया जरूर दंग रह गई है। समीरा ने अफसोस जताते हुए मुस्कुराकर कहा, मुझे लगता था कि तुम उसे कभी भूल नहीं पाओगी। आखिरकार तुम दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हुआ करती थी। फिर वो तुम्हारी सबसे अच्छे दोस्तों में से जो थी। सनाया सूरी ने लाउड आवाज में कहा, तुम आखिर क्या कहने की कोशिश कर रही हो मिस राजवंश? उस किस्से के खत्म होने के बाद से हम लोगों ने तय कर लिया था कि हम इस बारे में दोबारा कभी बात नहीं करेंगे। हाँ, लेकिन इसके लिए जरूरी था कि शालिनी नाम की लड़की दोबारा कभी हमें नजर न आए। समीरा राजवंश ने अपनी आईब्रोज तानते हुए कहा। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान खेल रही थी। क्या तुम्हें पता है कि अनामिका की टेलीविजन सीरीज का मेल एक्टर बिल्कुल शालिनी शर्मा की तरह दिखाई देता है? अगर वो पिछली बार बच गई थी तो तुम्हें क्या लगता है इस बार वो सबसे ज्यादा किससे नफरत करती होगी? हो सकता है कि वो उससे सबसे ज्यादा नफरत करने लगी होगी जो कभी उसकी दोस्त हुआ करती थी, यानी कि तुम। और अगर किसी से बदला लेना चाहती है तो सबसे पहले वो उसी को अपना निशाना बनाएगी जिसने उसे धोखा दिया था, यानी कि तुम। इतना कहकर समीरा ने कॉल काट दिया। समीरा की बातें सुनकर सनाया शॉक्ड रह गई थी। उसका दिल धड़-धड़ करके धड़धड़ाने लगा था। उसने बिना कुछ पल गवाए उस सीरीज की ऑफिशियल वेबसाइट खोली और शो की फोटोज देखने लगी। जब उसने एक फोटो में अमित शर्मा को देखा तो उसका शरीर शौक से जम सा गया था। ये शालिनी शर्मा की तरह क्यों दिखता है? कहीं उन लोगों ने शालिनी को मेल एक्टर बनाकर तो नहीं प्रेजेंट कर दिया? ये बात की तह तक जाना चाहती थी, लेकिन अमित शर्मा का कोई सोशल मीडिया अकाउंट नहीं था। लेकिन उसे शो के पेज पर लोगों के अमित के बारे में कमेंट जरूर दिखाई दिए थे। कमेंट्स पढ़कर उसे पता चला कि लोगों में अमित शर्मा को लेकर किस तरह की डिससैटिस्फैक्शन छाई हुई है। लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि उसकी फोटो को इस तरह से फोटोशॉप किया गया था कि वो एक मर्द के रोल में फिट दिखाई दे। और इस बारे में भी काफी शोर था कि अगर शो के रिलीज होने पर उसका लुक अच्छा दिखाई दे तो ही बेहतर होगा। जब सनाया सूरी की असिस्टेंट भीतर आई और उसके चेहरे पर छाए मातम को देखा तो उसने चिंता जताते हुए उससे पूछा, क्या हुआ सनाया मैम, सब ठीक तो है? कुछ भी नहीं। सनाया सूरी तुरंत ही ख्यालों की दुनिया से वापस
असल दुनिया में लौटी। इसी के साथ उसके दिमाग में एक आइडिया आया, क्या हमारे बगल के स्टूडियो के फिल्म सेट के डायरेक्टर ने कल ही हमें शो में केमियो रोल प्ले करने का ऑफर नहीं दिया था? जी बिल्कुल सही कहा, मैं आज दोपहर के बाद फ्री हूँ, मैं उनसे मिलना चाहूंगी। ये सुनकर उसकी असिस्टेंट दंग रह गई थी। लेकिन सनाया मैम, उस शो की मुख्य अदाकारा तो अनामिका खन्ना है, आप उसके साथ केमियो रोल करने के लिए कैसे तैयार हो सकती हैं? सनाया सूरी धीरे से मुस्कुराई और अदा के साथ बोली, अनामिका और मेरे बीच में वैसे कोई कंपटीशन नहीं है। इसके अलावा हम दोनों ही अलग इंडस्ट्री में हैं। ऐसे में चीजों को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। हालांकि वो सिर्फ एक बहाना भर था, क्योंकि वो सेट पर जाकर अमित शर्मा को एक बार देखना चाहती थी। यही समीरा राजवंश का भी प्लान था जब उसने सनाया सूरी को कॉल किया था, ताकि सनाया वहां जाकर पता लगाए कि अमित शर्मा ही तो कहीं शालिनी नहीं है। अब चूंकि ये दोनों एक ही फिल्म स्टूडियोज में थे, ऐसे में किसी से मिलने के लिए जरूरी था कि वो लोग एक ही टीम में रहें। अगर अमित शर्मा एक औरत होता या सीधी तौर से शालिनी शर्मा ही होता, तो ये पता लगाने का सबसे आसान तरीका था उसके साथ रहते हुए कोई रोल किया जाए। इसके अलावा वो किसी भी हाल में समीरा की कही बात को इग्नोर नहीं कर सकती थी। अगर वो समीरा राजवंश को नाराज कर देती तो हो सकता था कि वो गुस्से में आकर शालिनी को परेशान करने से जुड़े सारे राज खोल देती, और अगर ऐसा होता तो सनाया जैसी नामी एक्ट्रेस के लिए ये बेहद शर्म की बात होती। उसका करियर बर्बाद हो जाता। जब सनाया सूरी अपनी असिस्टेंट के साथ अनामिका के शो के सेट पर पहुंची, वे लोग अमित शर्मा के साथ एक सीन शूट कर रहे थे। वहां पहुंचते ही उसने एक जवान लड़के को व्हीलचेयर पर बैठे हुए देखा। उसके सामने शायद उसका नौकर बैठा हुआ था, जिसके साथ उसका सीन शूट हो रहा था। उसने देखा कि अमित के चेहरे पर एक अलग ही तरह का अट्रैक्शन था, और साथ ही उसमें एक नाजुकपन भी था, जैसा आमतौर पर जवान लड़कों में दिखाई देता है। उस चेहरे को देखते ही सनाया सूरी हैरान रह गई थी। ये तो वाकई में शालिनी शर्मा की तरह दिखता है। कोई हैरानी की बात नहीं थी जो समीरा ने इतनी हड़बड़ी में फोन कॉल करके अमित के शालिनी होने का शक जाहिर किया था। लेकिन क्या ऐसा वाकई हो सकता था? इन्हीं ख्यालों में घिरी सनाया सूरी को लगा जैसे कि कोई थोड़ी दूर से ही उसकी ओर देख रहा था। सनाया ने पलट कर देखा। उसने पाया कि अनामिका खन्ना, जिसने एक बड़ा सा पुराने जमाने का कोट पहना हुआ था, पीछे खड़ी है। तुरंत ही सनाया ने मुस्कुराते हुए उससे कहा, काफी लंबे समय बाद दिखाई दे रही हो अनामिका। अनामिका खन्ना आईब्रोज टेढ़ी करते हंसते हुए बोली, ये हवा आज उल्टी कैसे बह गई भला? मुझे लगता है तुम गलती से इस सेट पर आ गई हो, नहीं? सनाया ने बनावटी मुस्कुराहट चेहरे पर लाते हुए कहा। डायरेक्टर घोष को चिंता थी कि कहीं व्यूअरशिप के मामले में ये शो कमतर ना हो जाए, इसीलिए उन्होंने मुझसे शो के कुछ सीन्स में केमियो रोल करने के लिए कहा था। जैसे ही सनाया ने ये बात बोली, अनामिका के चेहरे के एक्सप्रेशन सीरियस होते चले गए। उसने टॉन्ट कसते हुए कहा, और तुम्हारे केमियो करने से व्यूअरशिप एबनॉर्मल तरीके से कई गुना बढ़ जाएगी, है ना? अगर मुझे ठीक से याद है तो तुमने जो पिछला शो किया था उसे 60 से घटाकर 30 एपिसोड कर दिया गया था, और इसके बावजूद उस शो की हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग 0.6 थी और लोएस्ट रेटिंग 0.15। तुम्हें तो याद ही होगा ना? सनाया सूरी के चेहरे पर फौरन ही चिंता के बादल मंडराने लगे थे। उसने पलटते हुए अनामिका से कहा, तो क्या अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे डायरेक्टर ने मुझसे रोल करने के लिए रिक्वेस्ट क्यों की? और तुम मेरे शो की रेटिंग की बात कर रही हो, अपने बारे में सोचो। तुम्हें तो शायद 0.15 भी ना मिले। अनामिका की आंखों में एक शैतानी चमक आ गई थी। तो फिर हमें तुम्हारे रोल के सहारे शो के खत्म होने का इंतजार करना होगा? साफ तौर से अनामिका की कही गई बात किसी टोन से कम नहीं थी। दो मूवी क्वींस का आमना सामना ऐसा था जो कि सभी की नजरों में ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जैसे ही डायरेक्टर को इस बारे में पता चला, वो भागा भागा उस जगह पर चला आया। डायरेक्टर साहब आ गए। ये आवाज सुनते ही सनाया ने अपने चेहरे के एक्सप्रेशन को नॉर्मल कर दिया और उसने डायरेक्टर की ओर पलटते हुए फ्रेंडली स्माइल देकर कहा, हेलो। सनाया का इस तरह से गिरगिट की तरह रंग बदलना अनामिका को बर्दाश्त से बाहर था, और यही वजह थी कि सनाया सूरी को वो पसंद नहीं करती थी।